कक्षा 7 एनसीईआरटी इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका ये तीसरा भाग, क्षेत्र और साम्राज्य। सबसे पहले ये जानना होगा क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र मीन्स एक एरिया जिसमें कई सारे लोग रहते हों, आपस में वो क्रिया करते हों, व्यापार करते हों, एक साथ रहते हों, ठीक है। और साम्राज्य, साम्राज्य क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के अधीन या किसी एक सेना के अधीन जो क्षेत्र होता है उसे साम्राज्य बोलते हैं। जैसे हमारा भारत एक साम्राज्य है, हमारे यहाँ एक शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कई सारे राज्य, वहाँ की सेना, पुलिस, सब व्यवस्था है, उसे बोलते हैं साम्राज्य। लेकिन आज भारत जैसी व्यवस्था पहले नहीं थी, क्योंकि हम 700 ईस्वी से 1750 के बीच की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। ये बहुत बड़े साम्राज्य हुआ करते थे इतिहास में। जैसे हमारा भारत आज है, हमारा भारत कई बड़ा साम्राज्य है, इसमें छोटे छोटे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे। तो ये बोलना चाह रहा है कि ये चोल, तुगलक और मुगल ये इतने बड़े साम्राज्य हुआ करते थे कि इनके अंतर्गत इनमें ही कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। ठीक है, तो दिल्ली, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि सल्तनत किसे बोला है, जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिसकी राजधानी या मुख्य केंद्र बोल सकते हैं कि दिल्ली हुआ करता था। तो वहां का जो सुल्तान था, उसी में से एक प्रमुख सुल्तान के बारे में बात की गई यहाँ पर, गयासुद्दीन बलबन, जिनकी एक प्रशस्ति है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हमको देखने को मिलेगी। ये बताया गया उसमें कि एक बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था। पूर्व में बंगाल, जिसे पहले गौड़ बोलते थे, से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत अर्थात द्रविड़ भी आ जाता था। तो ये पूर्व पश्चिम आप कैसे देखोगे कि आपके जो सीधे हाथ की तरफ आप हमेशा याद रखिए कि पूर्व दिशा होगी, और पश्चिम दिशा जो है आपके उल्टे हाथ की तरफ होगी, और आपका सिर जो होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा और पैर दक्षिण दिशा की ओर होंगे। वैसे आप हमेशा ध्यान रखना कि जो आज बांग्लादेश या बंगाल वाला एरिया है वो बंगाल कहा जाता था, ठीक है, और पश्चिम में अफगानिस्तान तक, और दक्षिण में आप बोल सकते हो कि जिसमें कर्नाटक वाला क्षेत्र आता था। गौड़ यानी बंगाल, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग और उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। यानी कि गयासुद्दीन बलबन की यहाँ पर बात की गई है कि वो इतना बड़ा शासक था, उसका साम्राज्य इतना विस्तृत था और उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, यानी 6 तो यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं, और ये ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जिनकी पूरी सेना भी आ जाती थी, वो भी भाग जाती थी। इतना बड़ा साम्राज्य और इतनी बड़ी सेना गयासुद्दीन बलबन के पास ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में हमने देखा कि इसका काफी बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। अब यहाँ पर एक मानचित्र दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। जैसे गयासुद्दीन बलबन था, वैसे ही एक और शासक दिल्ली सल्तनत का था जिसका नाम था मोहम्मद तुगलक। अब यहाँ इस मैप में यही दिखाया गया है कि उसके पूरे भारत, ये देखो भारत का नक्शा है, आधुनिक भारत भी इस प्रकार का दिखता है। तो उसके जितने भी ये जो रोमन लिपि में आपके चिन्हित किए गए हैं, वो सारे क्षेत्र मोहम्मद तुगलक के अधीन थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरे भारत के लगभग हर क्षेत्र में, ये देखिए पूर्व में आप देख सकते हैं ये 16 नंबर, यहाँ से लेके आप इधर फर्स्ट नंबर देख सकते हैं, ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ये पूरा मध्य प्रदेश। नीचे आप साउथ इंडिया की तरफ भी जाएंगे तो आपको पूरी तरह से दिखेगा कि लगभग हर जगह पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, और उसके ये जो कुछ मार्क किए गए हैं उनके नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि ये कौन से स्थान हुआ करते थे, ठीक है। तो हमने देखा कि गयासुद्दीन बलबन का साम्राज्य और उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र,
की सेनाएं भी पलायन कर जाती थी, यानी भाग जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। मतलब वो इतिहासकार ये मानते हैं कि ये काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है कि 5-6 राज्यों की जो सेना भी भाग जाती थी या इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। ये सब बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बातें हैं। इतिहासकार इनको पूरे तरह से सच नहीं मानते हैं। ठीक है। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। यानी अब इतिहासकार को ये डाउट है कि ये जो शासक वर्ग होते थे ये क्यों ऐसा करते थे, क्यों ऐसे मतलब नक्शे जारी करते थे कि ये क्षेत्र हमारा है, यहाँ तक हमारी सीमा लगती है, यहाँ हमारी सेना है, ये क्षेत्र हमारे हैं, ये राज्य हमारे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे दावे क्यों करते होंगे? संभवतः वो ऐसे दावे इसलिए करते होंगे ताकि दूसरे क्षेत्र के राजा या शासकों को पता चल जाए कि ये शक्ति उनसे ज्यादा बड़ी है और वो उसके अधीन या उसके अंडर में काम करने लगे। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जो आज भी है। हम जानते हैं अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजराती में, मअबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। ठीक है। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए। ठीक है, ये हमारा काम है, इसको हम देख लेते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं? जैसा कि फिर से हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये। जैसे यहाँ पर सिंधी भाषा की बात की गई है, तो सिंधी सिंध क्षेत्र में बोली जाती है, जो अभी लगभग पाकिस्तान में है, इसका अधिकतर एरिया। लाहौरी लाहौर क्षेत्र पाकिस्तान में बोली जाती होगी। कश्मीरी जो कि आज भी हमारे कश्मीर में बोली जाती है। यहाँ पर लिखा है द्वार समुद्री या दक्षिण कर्नाटक में, यानी इसका नाम तो बदल गया है क्योंकि कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। फिर आता है तेलंगानी। तेलंगानी अब तेलुगु नाम हो गया है इसका, और ये तेलंगाना जो कि 2014 में ही अलग एक राज्य बन चुका है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में ही तेलुगु भाषा बोली जाती है। गुजराती की जो भाषा है उसे गुजरी न बोलकर गुजराती ही बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। मअबारी अब उसका नाम नहीं रहा। बंगाल में जो पहले गौड़ी भाषा बोली जाती थी उसी का नाम बदलकर अब बंगाली कर दिया गया है। अवधी जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, और वैसे ये अवधी एक बोली है न कि भाषा। ठीक है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी हिंदी ही भाषा बोली जाती है। और हिंदवी, अब इसे हिंदी बोलते हैं, ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने कुछ भाषाओं के बारे में बताया था जिनके नाम अब काफी बदल चुके हैं, ये भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। यानी कि 700 से 1750 के बीच का हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो सन 700 तक अपना अपना एरिया, जो साम्राज्य जो क्षेत्र थे उन्होंने अपना अपना जो है एरिया बना लिया था कि ये यहाँ तक हमारी बाउंड्री रहेगी, उसके बाद आपकी सीमा तय होगी। अलग अलग राज्य उस तरह से फिक्स हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। ये तो हमने भाषा वाला देख लिया। गुजरात में गुजराती भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तेलुगु, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु सॉरी, तो कर्नाटक में कन्नड़ और ऐसी कुछ भाषाएं, तमिलनाडु में तमिल भाषाएं बोली जाती थी। और यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य भी अलग हो चुका था, यानी यहाँ के त्योहार, यहाँ की परंपराएं वो भी काफी अलग अलग हो गई थी, जिससे ये एकदम अलग दिखते थे। ठीक है, अध्याय 9 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये चैप्टर 9 पढ़ेंगे जब देखेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। जैसा कि हमने देखा गुजराती, तो वहां के कोई अलग शासक होते थे जैसे सोलंकी शासक। फिर हम अगर दिल्ली वाले एरिया की बात करेंगे तो वहां पर सल्तनत काल था, खिलजी, तुगलक, मुगल वगैरह यहाँ पर थे।
तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजवंश भी पनप गए थे, वहां के उस क्षेत्र में अलग ही शासक होते थे, वहां की सेना अलग होती थी। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। ठीक है, दो राज्य अपने आप आसपास होंगे तो वो आपस में झगड़ेंगे ही, युद्ध होंगे, जैसे कि आज भारत चीन पाकिस्तान की स्थिति है, वैसी ही उस समय भी हुआ करती थी। तो ये युद्ध तो आम बात थी पहले भी। तो कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो आपस में जो युद्ध होते हैं तो किसकी सेना ज्यादा प्रबल होती है, कौन अच्छा शासक या कौन अच्छा राजा होता है, उस हिसाब से उनका साम्राज्य बड़ा होता था या छोटा होता था। लेकिन ये बोला गया कि ये साम्राज्य समान रूप से स्थिर यानी कि एक समान लंबे समय तक एक जैसे टिके हुए नहीं रह पाते थे। जैसे कि हम अध्याय 3 और 4 की एक तालिका जब पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। तो यहाँ पर बताता हूं मैं कि खिलजी वंश जो है केवल 30 साल शासन कर पाया, जबकि मुगल वंश 1526 से शुरू हुआ और 1707 तक तो वो पूरी तरह से हावी रहा पूरे भारत पर, और उसका अंतिम राजा जो है 1857 की क्रांति में उसे निर्वासित किया गया। तो कुल मिलाकर यह है कि खिलजी भी एक बहुत बड़ा शासन वर्ग था और बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन केवल 30 वर्ष में उसका पतन हो गया। जबकि मुगल वंश अपने आप में लगभग 300 सालों तक, 300 से ज्यादा सालों तक टिका रहा। क्यों? क्योंकि खिलजी वंश जो है उसमें आरंभिक जो है शुरुआती दौर में काफी अच्छे अच्छे शासक हुए, काफी अच्छे सेनापति हुए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो गया। लेकिन मुगल वंश में लगातार बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे बड़े बड़े और बहुत ही लड़ाकू शासक हुए, जिस कारण उनका वंश जो है लंबे समय तक टिका रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। जैसा कि हमने देखा कि 1526 से मुगल वंश शुरू हुआ था, जो लगभग 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब से इसका पतन शुरू हो गया, यानी कि 18वीं सदी में, यानी 1707 में। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अब साम्राज्य से छोटे होते थे क्षेत्रीय राज्य, ठीक है, जो उसके अंदर काम करते थे, फिर से उभरने लगे, जो कि उसकी कैद में आ चुके थे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले, उपमहाद्वीप यानी पूरे भारत की बात कर रहे हैं, के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। यानी कि पहले से ही क्रमबद्ध क्रम सालों से आती जा रही थी, वैसी परंपराएं विकसित हो रही थी, उसे बोलते हैं विरासत। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, पता लगाइए कि क्या आपका राज्य कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा था, यदि रहा था तो कितने समय तक। जैसे हमें बात करें कि मध्य प्रदेश का मांडू क्षेत्र जो था वो मुगलों के अधीन था, लेकिन मुगलों की राजधानी जो थी वो आगरा या फिर दिल्ली थी। तो वहां से वो शासन कैसे चलाते थे? दिल्ली से काफी दूर है हमारा मांडू, मालवा में है, मध्य प्रदेश में। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि लंबे समय तक उन्हीं के अधिकार में रहे, वहीं की प्रक्रियाएं, वहीं के नियम लागू होते थे। तो उसके कारण क्या हुआ कि वहां का काफी जो असर था, जो दिल्ली सल्तनत या मुगल वंश का जो असर था, वो हमारे मालवा क्षेत्र पर भी पड़ा। वही ये कहना चाहता है। यहाँ पर वो अपने राज्यपाल टाइप नियुक्त कर दिए जाते थे, जो कि वहां से कोई भी आदेश आ रहा है तो यहाँ वो उसको लागू करवाते थे। ठीक है, यहाँ की पुलिस अलग होती थी, लेकिन जो है वो आदेश वहीं से, राजधानी से ही आता था, सुल्तान के द्वारा ही आता था। ठीक है, फिर से हमारे पैराग्राफ में आते हैं। ठीक है, इस तथ्य का पता लगा लिया हमने जो इन क्षेत्रों में उभरी थी, जैसे कि हमारे मांडू का एग्जाम्पल लिया। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ठीक है, तो कुछ जो है वो, जो हमारे मालवा क्षेत्र में जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, तो हमारे मालवा क्षेत्र की कुछ स्थानीय चीजें थी वो हमने वैसे ही बना के रखी, वो परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन कुछ जो था, जो दिल्ली वाले एरिया में जो यहाँ मेन शासक बैठता था, जहाँ राजधानी हुआ करती थी जैसे आगरा में, वहां की परंपराएं भी हमने अपना ली। तो कुछ एक दूसरे से अलग हैं और कुछ एक समान है। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर तुलना करें तो छत्तीसगढ़ में चावल अधिक खाया जाता है, हमारे यहाँ गेहूं ज्यादा खाया जाता है, लेकिन बोलते दोनों ही हिंदी हैं। तो कुछ चीजें भिन्न हो गई और कुछ चीजें एक समान हो गई।
ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। इसको हम समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में हमने काफी डिस्कशन किया है और भाषा वाला काफी बड़े स्तर पर देखा है हमने, ठीक है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग-अलग नहीं पनपी थी, क्योंकि हमने देखा ये जुड़ी हुई थी आपस में। ये एकदम अलग-थलग नहीं है। जैसे गुजरात में अगर गुजराती भाषा बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी और हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी, तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, हमेशा से एकदम अलग नहीं थे। धीरे-धीरे सेपरेट होते गए। कुछ लोग जो गुजराती बोलने वाले थे वो अलग हो गए, महाराष्ट्र वाले अलग हो गए, हिंदी बोलने वाले एक तरफ रह गए। लेकिन ये कहीं न कहीं इतिहास में देखा जाए तो वो एक साथ ही रहते थे, वो अलग से नहीं डेवलप हुए थे। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ये तो क्लियर है, क्योंकि अगर गुजरात भी मुगलों के अधीन था, मध्य प्रदेश भी मुगलों के अधीन था और महाराष्ट्र भी मुगलों के अधीन था, लेकिन वहां की अपनी सांस्कृतिक भाषाई विशेषताएं पनपी, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपना अलग भी डेवलपमेंट रखा। गुजरात का अलग कल्चर है, महाराष्ट्र का अलग कल्चर है, राजस्थान का अलग कल्चर है, लेकिन सर्व क्षेत्रीय ताकत यानी कि जो ऊपर बैठते थे सबसे ऊपर, जैसे मुगल खिलजी वंश के शासक, तो उनका जो है प्रभाव उन पर जरूर पड़ा। तो सर्व क्षेत्रीय ताकतें, सर्व क्षेत्रीय जो राज्य थे, छोटे राज्य, उनकी संस्कृति भाषा के बारे में हमने इसमें देखा और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक दो बार रिवाइज कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और फिर हम अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसकी जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।